आज से करीब लाखों साल पहले जो अंधकार के डीमंस थे उन्होंने दुनिया को दूसरा नर्क बना दिया था। और जब गॉडेस ऑफ फेथ को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने 6 हीरोज को चुना और उनको दुनिया को बचाने की ताकत दी, जिनको आज के समय में ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर के नाम से जाना जाता है। तभी प्रेजेंट में हमें एक सिटी पियाना को दिखाया जाता है जो कि सामान और व्यापारी के तौर पे दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। यहीं पे हमें पता चलता है कि आज यहाँ पे गॉडेस ऑफ फेथ की निगरानी में रिचर्ड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल को आयोजित किया गया था, जहाँ पे एक तरफ रेशन ऑफ क्रीस के तोमासो और दूसरी तरफ रॉयल गार्ड के कैप्टन ड्रिनहॉक, जिनकी दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है। और जो लड़ाई को जीता तो उसे प्रिंसेस ऑफ नाशतानिया के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा, जो कि इस सदी की सेंट ऑफ द ब्लेड है, जो कि उन 6 हीरोज में से एक होती है। फाइट शुरू हो पाती है उससे पहले उन सभी के बीच में एटलिक मेयर नाम का एक बंदा आ जाता है, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि आते साथ ही अपनी तारीफ और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होने का दावा कर रहा होता है खुद को। और वो फाइट के दोनों योद्धाओं को एक साथ चैलेंज कर देता है, कहता है कि मेरे से लड़ाई करो। पर मगर सबको लगता है कि जो ये बंदा है पागल हो चुका है, उसकी बातों को टाला जा रहा था और उसको सजा दी जाने वाली होती है क्योंकि उसने दखल अंदाजी करी थी इस मैच के दौरान में। पर मगर जैसे सारे रॉयल आदमी आगे बढ़ रहे थे उसे पकड़ने के लिए, वो सभी के ऊपर अटैक करके रॉयल आर्मी को ढेर कर देता है। जहाँ पे उस लड़के ने हमला तो फाइनलिस्ट के ऊपर भी करा था, पर मगर फाइनल में पहुंचे तो उनके ऊपर कुछ न कुछ तो खास बात होगी, वो उसके हमले को ब्लॉक कर देते हैं। जहाँ पे अब वो दोनों वॉरियर एटलेट के कहे अनुसार उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। एटलेट को उन दोनों से फाइट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होती, वो बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है। यहाँ तक कि उसने अपनी कमर में भी स्मोक ग्रेनेड को बांध रखा था, जहाँ पे वो उन सभी को मैदान में गिरा के स्मोक फैला देता है और उसकी आड़ में बहुत सारे ट्रैप्स को लगा देता है मैदान में। और वो रॉयल गार्ड कैप्टन ड्रिनहॉक के ऊपर हमला कर देता है, पर मगर ड्रिनहॉक कैसे न कैसे करके खुद को बचा लेता है। पर लेकिन एटलेट उसके सर को पकड़ के उसके मुंह के पास आके ब्लास्ट कर देता है और उन्हें उठा के जमीन में पटक देता है। एटलेट ने जमीन में कीले जो बिछा दी थी, जो तमाशू होता है वो भी लड़ने के अब काबिल नहीं बचा था क्योंकि उसके पैर घायल हो चुके थे। तभी वो गॉडेस की मूर्ति की तरफ देखता और चिल्लाते हुए कहता है कि आपने देखा मैं कितना ताकतवर हूँ, तो आपको मुझे ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर के लिए चुनना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है और उसे पटक देता है, जहाँ पे सारे लोग उसके ऊपर कचरा फेंक रहे थे। एटलेट की ऐसी हरकतें देखने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है और हमें पता चलता है कि एटलेट का एक हाथ भी टूट चुका था उस दौरान। पर मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसेस की मेड आ जाती है, जो कि एटलेट के पास आते हुए कहती कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी हूँ। जहाँ पे वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती क्या तुम मेरे से हाथ मिलाओगे। एटलेट भी मना नहीं करता, उससे हाथ मिला लेता है। पर मगर वो लड़की कहती कि मुझे पता चल चुका है तुम लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा शर्मीले हो और तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाते ढंग से। एटलेट कहता है कि अरे नहीं, मैं नहीं मानता, जो ये बात है बस महज एक झूठ है और वैसे भी मैं शर्माऊंगा क्यों, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जो हूँ मैं। एटलेट ऐसे कहते कहते बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और जिसके गाल होते हैं वो भी लाल हो चुके थे। पर मगर जो वो लड़की होती कहती कि मेरे को तुम्हारे बारे में जानना है। एटलेट उसे बताता है दरअसल मैंने 10 साल की उम्र में अपने घर छोड़ दिया था और मैं अपने मास्टर एस्टो स्पाइकर के साथ रहने लगा पहाड़ों में और डीमन गॉड को हराने की ट्रेनिंग लेने लगा। मेरे मास्टर ने मुझे जो भी सिखाया उस तकनीक के पीछे हर एक रीजन था, एक कारण, जिस वजह से मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा अपनी मंजिल को पाने के लिए। दरअसल मैं तो यहाँ पे प्रिंसेस नसतानिया के साथ फाइट करने आया था, पर मगर तुमने देखा मेरे साथ क्या हो गया। पर मगर मुझे इतना यकीन है कि मैं प्रिंसेस ऑफ नसतानिया से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, उनसे ही नहीं मैं पूरी दुनिया से ज्यादा ताकतवर हूँ और गॉडेस ऑफ फेथ को इसके बारे में पक्का पता है और जल्दी ही मैं डीमन गॉड को हराकर दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी होने का खिताब को हासिल कर लूंगा। तभी मेट बताने लग जाती है दरअसल जो वो टूर्नामेंट तुम्हारी वजह से खराब हुआ था उसे फिर से रखा गया और उस टूर्नामेंट को तमाशो ने जीता। और वो दरअसल जीत इसलिए पाया क्योंकि रेनहॉक के हाथ को तुमने तोड़ दिया था। क्या तुम्हें 6 ब्रेव हीरो में से एक बनना है? तो हमारा लड़का होता है कहानी के बारे में बताता है, सेंट ऑफ द सिंगल फ्लावर के बारे में, जहाँ पे आज से लाखों साल पहले जो डीमन गॉड था सबके सामने आया और उसने सारे एक एक महाद्वीप को बीमारियों से भर दिया। उसने खूनों की नदियां बहा दी और डीमन गॉड ने अपनी बॉडी को स्प्लिट करके अपने जैसे और बनाए, जिनको की विंड्स कहा जाने लगा। विंड्स का बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि इंसान विलुप्त होने की कगार पे आ गए, बहुत सारी मौतें होने लगी। तभी गॉडेस सबके सामने आई जिन्होंने कि 6 फ्लैडरल फ्लावर को प्रकट करा और एक काफी लंबी लड़ाई चली जो कि काफी टाइम तक चलती रही और ये लड़ाई को आखिरकार खत्म करा गया और जो डीमन गॉड थे उन्हें एक जगह पे सील कर दिया गया। पर मगर जो डीमन गॉड था कभी न कभी तो अपनी सील तोड़ के बाहर आता। इसी वजह से जो वो फूल था उसकी पंखुड़ियों को 6 हिस्सों में बांट दिया गया और कहा गया जब भी डीमन गॉड वापस आएगा जो उनकी पावर होगी वो 6 हीरोज को चुनी जाएगी जिनके अंदर उनकी शक्तियां होंगी और वो डीमन गॉड को वापस सील कर देंगे। अगर किसी को ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर बनने की इच्छा होती है तो उसे गॉडेस के टेंपल के सामने खुद को साबित करके दिखाना होता है। अगर वो चुने जाते हैं तो उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से में ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर का निशान आ जाएगा। जो ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर थे वो 700 साल पहले सबके सामने आए थे। यहाँ पे डीमन गॉड से पहले डीमन किंग अपेयर हुआ था, उन्होंने डीमन किंग को हराया और डीमन गॉड को सील कर दिया। आखिरी बार ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर 300 साल पहले सबके सामने आए थे और इस बार के जो
छह हीरो होंगे वो जल्द ही सबके सामने आने वाले हैं, क्योंकि डीमन गॉड के जो फिंट है वो बहुत सारे लोगों के सामने आए हैं और उन्हें कई सारी जगह पे देखा गया है। तभी वो मेट बताती है जो 6 ब्रेव बनने की बहुत ज्यादा करीब थे, उनकी न जाने कैसे मौत हो गई, पर मगर इतना तो कंफर्म है कि उन्हें डीमन लॉर्ड के फिंट ने नहीं मारा, क्योंकि वो उन्हें मार ही नहीं सकते। खैर जो भी हो, तुम अब आराम करो। वैसे भी जो यहाँ की सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा टाइट है, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। एटलेट कहता है कि मैं कैसे मान लूं, एक जो मेड है वो तो अंदर घुस गई तो मैं बाहर क्यों नहीं निकल पाऊंगा। मेड ये बात सुनने के बाद हंसने लग जाती है। एटलेट कहते हैं कि प्लीज जो मेरा एक मैसेज है वो प्रिंसेस के पास पहुंचा देना, क्योंकि मुझे पता है कि वो ब्रेव हीरो में चुनी जाने वाली है। उन्हें कहना कि एक दिन जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा मैं उनके साथ फाइट करना चाहता हूँ, वो भी 1v1। ये सुनने के बाद थोड़ा जो मेड होती है शॉक होती है, पर मगर वो कहती कि ठीक है और वो हंसते वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन एटलेट को जेल से निकाल के तहखाने में डाल दिया जाता है। उधर बैठने पर एटलेट को कुछ चुभता है। जब वो देखता है वो एक खंजर और एक सेब होता है, जहाँ पे एटलेट को उस तहखाने में कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन पियाना शहर का जो मौसम था काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था। पूरा आसमान लाल हो चुका था, जो कि सिंबल था कि जो डीमन गॉड है वो आजाद होने वाला है। जो ये लाल रोशनी होती है एटलेट के चेम्बर के अंदर भी घुस जाती है और वहाँ पे कई अजीब सी चीजें होने लग जाती हैं। जो वो लाल रोशनी होती है उसे एक पर्पल रोशनी हरा देती है और वो रोशनी एटलेट के हाथ में जाकर समा जाती है, जिसका मतलब ये होता है जो माँ लड़का है वो ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर के लिए चुना जा चुका है। माँ लड़का बहुत ज्यादा खुश होता है और ये बात सभी को बताने के लिए वो ऊपर आता है। पर मगर वो देखते हैं उसके सामने प्रिंसेस नशतानिया खड़ी होती है। दरअसल प्रिंसेस को भी चुना जा चुका था ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर के लिए और प्रिंसेस को पता था कि एटलेट को भी चुना जा चुका है, जहाँ पे प्रिंसेस अपने मैजिक का यूज करती है। एटलेट के खंजर को कई सारे खंजरों में बदलकर प्रिंसेस को काट देती है, जहाँ पे सारे सैनिक नीचे गिर जाते हैं और प्रिंसेस एटलेट को निकाल कर अपने देश को छोड़ देती है, जहाँ पे उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं था। वो काफी ज्यादा लंबे सफर को तय करते हैं बहुत सारे देशों को छोड़ते हुए, क्योंकि वो डीमंस की धरती की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे शायद उनकी मुलाकात बाकी 4 ब्रेव से भी हो जाए। काफी लंबे सफर के बाद वो लोग फेंडिये नाम की जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आते साथ ही नशतानिया एक गाजर और एक नींबू को चुरा लेती है। दरअसल वो काफी बड़े देश की राजकुमारी थी, तो उसे कभी भी ये फील करने का मौका नहीं मिला, तो अब वो ये सारी चीजों को फील कर रही होती है। जहाँ पे वो एक आलू को छील के हमारे लड़के को दे देती है और एक गाजर को छील खुद खाने लग जाती है। दरअसल वो हमारे लड़के के सामने अपने मैजिक को फ्लेक्स कर रही होती है। दरअसल नशतानिया सेंट ऑफ द ब्लेड होती है और उसे लग रहा था कि हमारे लड़के ने आज तक किसी सेंट ऑफ द ब्लेड को देखा होगा, पर मगर एटलेट बताता है कि वो एक लड़की को जानता था जो कि सेंट ऑफ द ब्लेड थी, पर मगर सब लोग इस पावर के लिए मरते हैं और उसे वो पावर बिल्कुल पसंद नहीं थी। नशतानिया पूछती है कि तुम्हें भी सेंट ऑफ द ब्लेड की पावर चाहिए थी। हमारे लड़के कहते हैं कि सेंट मतलब कि गॉड, और जो पावर है सिर्फ लड़कियों को मिलती है, तो लड़कों को मिलने का मतलब ही नहीं बनता। पर तभी जो नशतानिया होती है अपनी पावर्स का यूज हमारे लड़के के ऊपर करने लग जाती है। हमारे लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अरे मुझे माफ कर देना, मैं एक्साइटेड हो गई थी। इसी वजह से जो मेरे फादर और जो मेरी मेड है मेरे से हमेशा गुस्सा रहते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता और मेरा घर छोड़ने की वजह से उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ा होगा। एटलेट को उसके लिए बुरा लग रहा होता है, पर मगर नशतानिया कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। एटलेट को गुस्सा आ जाता है। नशतानिया उसे मनाते हुए कहती है अरे अरे अब मान तो जाओ। थोड़ी ऐसी बातें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, दूसरों को चिढ़ाने में। कहता है कि नशतानिया थोड़ी सीरियस हो जाओ, हम डीमन गॉड से लड़ने वाले हैं। नशतानिया कहती है कि ये मेरे नई बात है कि मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ सफर पे निकली जिससे कि मैं थोड़ी देर पहले ही जाना शुरू करा है। खैर हमें दिखाया जाता है कि वो रात गुजारने के लिए खंडर में रुक जाते हैं। तभी नशतानिया पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि 6 साल पहले पियाना शहर में हुई लड़ाई के पीछे क्या रीजन था। हमारा लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, उस टाइम पे मैं माउंटेन्स में ट्रेनिंग कर रहा था। नशतानिया बताती कि वॉर का जिम्मेदार मेरे फादर को ठहराया गया, उनका रूल करने का हक भी उनसे छीन लिया गया, जिसके बाद से सेनापति पियाना किंगडम को रूल कर रहा है। मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई हमें छोड़कर चले गए और पियाना किंगडम में मैं इकलौती रॉयल बच गई, पर मगर हमारे और भी रिलेटिव है बाहर की कंट्रियों में, लेकिन वो हमसे रिश्ता रखना अब नहीं चाहते और उनको लगता है कि हम दूसरा सिविल वॉर करा सकते हैं। नशतानिया बताती कि उसने बहुत कुछ सहा है। फर्स्ट वॉर के दौरान मेरे फादर ने मुझे मरवाने का ऑर्डर भी दे दिया था, लेकिन तब तक मेरी सिंट ऑफ द वॉर की एबिलिटी जाग चुकी थी। अब हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे नशतानिया एडलेट के बगल में नहीं होती। वो उसे ढूंढता है और बाहर आके देखता है कि वो तो उगते हुए सूरज को देख रही होती है और बताती है ये कितना सुंदर लग रहा है ना, जो ये खूबसूरती है हमें इसे बरकरार रखने के लिए डीमन गॉड को हराना पड़ेगा। एटलेट भी इसमें हामी भरता और कहता है कि तुमने ठीक कहा। अब सफर में आगे बढ़ते हुए हमारी लड़की एटलेट को गोल्डी वरोरा के बारे में बताती है और कहती है कि वो हमारे किंगडम का ब्लैक हॉर्न नाइट था, जहाँ पे 6 हफ्तों पहले वो एक सीरियल किलर को ढूंढने के लिए निकला, पर मगर अभी तक वो वापस नहीं आया है। दरअसल वो किसी भी तरीके से नौसिखिया नहीं है, क्योंकि वो पिछले टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट रह चुका है और इसी चक्कर में उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि उसने मुझे जानबूझ के जीतने दिया। तो जो ये मेरा अपमान है मैं उसका बदला उसे जरूर लूंगी, पर मगर मैं चाहती हूँ कि वो मरा ना हो बस। वैसे वो 16 साल का है। यहाँ पे अब जो एटलेट और नशतानिया होते हैं, दरअसल वो दोनों 18 साल के हो चुके थे। यहीं पे हमारे लड़की को रियोरा के बारे में पता चलता है, जो कि सेंट ऑफ द सन है। एटलेट कहता है कि उसे तो मैं भी जानता हूँ, मैंने सुना था कि एक लड़ाई के दौरान पे उसने अपनी पावर्स का यूज करके सारे लोगों
लोग को जला के मार डाला। शैतान ने बताती कि हाँ, पर मगर वो फिर भी ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर का मेंबर नहीं बन सकता था क्योंकि उसके लिए उसकी एज कुछ ज्यादा ही थी। खैर जो भी हो, पर मगर अब वो दोनों ग्वेनबेयर देश पहुंच चुके थे। इसके बाद डीमन की धरती आना शुरू हो जाएगी, लेकिन हमें वहाँ पहुँचने के लिए अभी 10 दिन का समय और लगेगा। पर मगर जैसे हम देखते वो आगे चल रहे होते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने विलेज को छोड़ के जा रहे होते हैं। माँ लड़का कहते हैं कि चौकन्ना रहना। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि एक भीड़ की वजह से एक ब्रेव हीरो मारा गया क्योंकि उसे रोका जा रहा था बाकी ब्रेव हीरो से मिलने के लिए। ये सुनने के बाद नाशताने थोड़ी घबरा जाती है। माँ लड़का कहता है कि नाशताने घबराओ मत, अभी तुम स्माइल कर सकती हो, अभी हमारी लड़ाई नहीं होने वाली। पर मगर नाशतानिया के हाथ कांप रहे होते हैं, तो जो हमारा लड़का होता है उसके सामने फनी फनी फेसेस बनाने लग जाता है और आखिरकार नाशतानिया को हंसाने में कामयाब रहता है। दरअसल हमारे लड़के के जो टीचर थे उन्होंने उसे बताया था कि डर के माहौल में जितना तुम हंसोगे तुम्हारा डर उतना कम होगा। पर मगर जब वो आगे जाते हैं देखते हैं कि कुछ बच्चे और एक लड़का लड़की भागते हुए जाते हैं और बताते हैं दरअसल जो फीड्स हैं उन्होंने हमारे विलेज पे हमला कर दिया है। और हम देखते हैं सुनने के बाद जो एथलीट होता है और हमारी लड़की होती है फटाफट आगे जाने लग जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। एथलीट को लग रहा होता है कि जो ये भी हम करने जा रहे हैं शायद ये एक ट्रैप भी हो सकता है, पर मगर हमें उन्हें बचाना होगा अगर ये सही बात हुई तो। और आगे आके वो देखते हैं कि दरअसल सच में यहाँ पे फीड्स होते हैं। एथलीट तुरंत ही 3 फीड्स को खत्म कर देता है और अपने फ्लूट को बजाता है और जो बाकी के फीड्स होते हैं उनका ध्यान एथलीट पे आ जाता है और उन फीड्स से कुछ करने से पहले एथलीट उन्हें तुरंत ही खत्म कर देता है। नाशतानिया पीछे से एथलीट को कवर कर रही थी, पर मगर एक फीड नाशतानिया को देख लेता, उसके ऊपर हमला कर पाता उससे पहले एथलीट उसके ऊपर शॉट फेंक के मारता, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। एथलीट पूरे गाँव वालों को रेस्क्यू कर लेता है, पर मगर एक औरत के कहने से उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक टूरिस्ट गर्ल थी, पर मगर वो अब यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे एथलीट निकल चुका होता है उस लड़की को बचाने के लिए, पर मगर जाने से पहले नाशतानिया उसे रोकते हुए कहती कि प्लीज मत जाओ। एथलीट के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल था कि वो नाशतानिया को यहाँ पे अकेला छोड़कर चला जाए, पर मगर इस टाइम डीमन गॉड को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर मगर सिर्फ वो दो सबको नहीं बचा सकते। पर मगर जो एथलीट होता है वो कुछ सोचता है, वहाँ से निकल जाता है, कहता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ तो मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। नाशतानिया भी उसका पीछा करने वाली होती है, पर मगर यहाँ पे और ज्यादा फील्ड्स आ जाते हैं जिस वजह से वो निकल नहीं पाती। पर मगर जब एथलीट गाँव में आता है वो देखता है पूरा गाँव तबाह हो चुका था और वहाँ पर कई सारे फील्ड्स तो मरे पड़े होते हैं जिनके सर में लोहे की बॉल होती है जो कि बुलेट्स थी और उसमें गन पाउडर भी होता है। जिस लड़की को वो ढूंढने आया था उसके हाथ में गन होती है और एक पपी होता है और वो बाहर निकल रही होती है। एथलीट की दरअसल नजर उस लड़की से हटी नहीं रही होती। यहाँ पर उस लड़की ने एक डॉग के बच्चे को बचाया था। एथलीट उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मगर वो लड़की उसके ऊपर बंदूक तान देती है और कहती करीब मत आना। एथलीट उसे समझा रहा होता है कि तुम जैसे समझ रही हो वैसा नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, पर मगर तब भी वो लड़की नहीं समझती। एथलीट को लग रहा होता है कि जो ये लड़की 6 ब्रेव में से एक है, तो वो अपना मार्क दिखाता और कहता है कि मैं 6 ब्रेव में से एक ऊपर। तभी वो लड़की उसके ऊपर फायर करके एक और बुलेट को क्रिएट करते हुए कहती क्या तुम मुझे यहाँ पे मारने आए हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नाशतानिया को, जहाँ पे उसने अकेले ही सारे विंड को मार दिया होता है, पर इसी दौरान उसके घोड़े की मौत हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से उसे लगता है कि एथलीट वापस आ चुका है, पर मगर वो गोल्डीव होता है और बताता है कि माय प्रिंसेस। नाशतानिया उसकी तरफ देखते और वो बताता है कि वो ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर के लिए चुना जा चुका है और वो उसे यही नहीं यहाँ पे बताने आया है, वो बताता है कि मैं आपकी यहाँ पे रक्षा करूंगा। नाशतानिया कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, अब हम दोनों ही ब्रेव है, अब हम दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी पड़ेगी। गोल्डीव कहता है कि माय प्रिंसेस मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी जान देके भी आपकी जान को बचाऊंगा। अभी नाशतानिया उससे पूछते मुझे ये बताओ ब्रेव किलर आखिरकार है कौन। वो कहता है कि अभी तक मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता और मुझे बस ये पता चला है कि उसके पास एक गन है जिससे वो फायर कर सकती है कितनी भी गोलियों को अपना आप बनाकर। उसका नाम फ्लेमी है और उसके व्हाइट हेयर है। यहाँ पे फ्लेमी कहने लग जाती है पियाना टूर्नामेंट की वजह से उसने एथलीट का नाम पहले भी सुन रखा है जिसने की चीटिंग करके वहाँ पे सबको हरा दिया था। तभी हमारा लड़का कहता है कि अरे अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं पूरे वर्ल्ड का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, तो मैं हर एक वो तरीका अपनाता हूँ जिससे कि मैं दूसरे को हरा सकूं। फ्लेमी कहती है कि मैं भी एक ब्रेव हूँ और मेरे पास सैंड ऑफ द गन पाउडर की ताकत है, लेकिन मैं बाकी ब्रेव के बिना ही डीमन गॉड को हरा दूंगी। तुम सबके लिए यही अच्छा होगा कि मेरे रास्ते मत आना वरना तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद फ्लेम वहाँ पे फायर करती है और वहाँ से भाग जाती है। हमारा लड़का भी अपना सामान उठाता और अपने घोड़े को वापस भेज देता है और फ्लेमी का पीछा करना शुरू कर देता है। पर फ्लेमी बहुत ज्यादा चालाक होती है, उसने पहले ही ट्रैप्स बिछा रखे थे और वहाँ से निकलने में वो कामयाब हो जाती है, लेकिन हमारा लड़का भी कम नहीं होता। वो पेड़ पे चढ़ता है और दूरबीन से उसे ढूंढने लग जाता है। फ्लेमी बहुत ज्यादा हैरान होती है कि जो एथलीट है उसके पास आता जा रहा है। इन द एंड जो एथलीट होता है उसे पकड़ने में कामयाब रहता है। फ्लेमी एथलीट को आखिरी बार वार्निंग देती है और कहती है कि चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। एथलीट का दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं क्या 6 ब्रेव को साथ आना पड़ेगा तभी हम डीमन गॉड को हरा सकते हैं। जो तुम्हारा ये बचपन है इसे छोड़ दो और मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम दूसरे ब्रेव से मिलना क्यों नहीं चाहती। वो कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं पता पर मगर बाकी ब्रेव मुझे मारना चाहते हैं, अगर मैंने इसके पीछे का रीजन तुम्हें बताया तो तुम भी मुझे मारना चाहोगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मेरे से दूर रहो। और वहाँ से जाने लग जाती है, पर मगर हमारा लड़का उसके ऊपर स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और उसके बुलेट बैग को उससे चुरा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वरना अगर तुम्हारे पास जो सिंगल बुलेट बची है तुम उससे मुझे मार सकती हो। फ्लेमी
अपने बुलेट बैग की वजह से उसके ऊपर फायर नहीं कर पा रही होती। एडलेट कहता है कि मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आ सकती हो। फ्लेमी भी उसे देख रही होती है, उसके ऊपर गन ताने अभी भी खड़ी थी, पर मगर इन द एंड वो गन नीचे कर लेती है। एडलेट की तो पूरी फट रखी थी और वो शांत हो जाता है जब देखता है उसने गन नीचे कर दी है, क्योंकि वो छोटे शीशे में उसे देख रहा था। हाँ, दूसरी तरफ हम देखते गांव में दो फिंड्स और आ जाते हैं। जो गोल्डी होता है उन्हें अकेला ही मार डालता है। अब तक एडलेट का घोड़ा उनके पास आ चुका होता है, जहाँ पे उनका संदेश देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसे एक और ब्रेव मिल चुका है और वो उसके साथ आगे बढ़ रहा है। नाशिताने को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, पर मेगा गोल्डी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक तो उसने जो इंसिडेंट्स करा था एनालिस्ट के साथ उस वजह से, और दूसरा था आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम अपने लड़के को देखते हैं जो कि पूछ रहा होता है आखिरकार जो तुम्हारी गन है ये किस प्रकार की है, क्योंकि कोई सी भी गन फिंड्स को नहीं मार सकती और तुमने तो गांव में पूरी लाशें बिछा दी थी फिंड्स की, क्योंकि मैंने कभी किसी गन पाउडर गॉड के बारे में सुना ही नहीं है। पर मेगा फ्लेम के कोई से भी सवालों का जवाब नहीं दे रही होती उसको, और कहती है अगर तुम्हें नाशिताने की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है तो तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते, वैसे भी मैं अपना सफर आगे अकेले ही तय कर लूंगी। हमारा लड़के कहते हैं कि अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं नाशिताने के लिए इतना चिंता में नहीं हूँ जितना मैं तुम्हारे लिए हूँ। ऐसे फ्लेमी कहती है कि मुझे नहीं लगा था जो नाशितानिया है उसे चूजन वन के तौर पे चुना जाएगा, क्योंकि वो उस पोजीशन के लायक नहीं है। अब रास्ते में आगे बढ़ते वक्त फ्लेमी कहती है एटलेक मेरी बात सुनो, अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और अगर तुम उस लड़ाई को जीत जाते हो तो तुम मेरी बॉडी के चिथड़े उड़ा सकते हो, पर मगर तुम मुझे जान से मत मारना। जब तक मैं डीमन गॉड को नहीं हरा देती हूँ तब तक मैं नहीं मरना चाहती। यहाँ पे डीमन गॉड की धरती उनके सामने होती है और हमें बताया जाता है दरअसल जो डीमन गॉड की धरती है वहाँ पर उसकी सांसों का जहर बह रहा है। अगर कोई नॉर्मल इंसान वहाँ पे जाए तो वो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, पर मगर हमारे हीरोज के पास गॉडेस ऑफ फेथ का आशीर्वाद है तो डीमन लॉर्ड की जो सांसें हैं जहरीली उन पे असर नहीं करेंगी। अब वो दोनों जिस शहर को पार कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। फ्लेमी कहती है कि अगर यहाँ पे कोई ब्रेव दिखा तो मैं भाग जाऊंगी। अब वो एक गाँव के गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पर दो ब्रेव आए थे, पर मगर 2 दिन पहले ही वो निकल चुके हैं। अब हमें पता चलता है कि जो ग्वेनबेन आर्मी के सिपाही है काफी बड़ी तादाद में सेंट्स के हमलों में मारे जा चुके हैं। दरअसल हम यहाँ पे एक ऐसी चीज को बचा रहे हैं जिसको कि हमें अपनी जान देके भी बचाना पड़ेगा। अब वो बताता है कि दरअसल जो हमारे किंगडम के राजा है उन्होंने रहस्यमय तरीकों से 3 संत की मदद ली जो कि थे फॉक्स संत, सेल संत और इल्यूजन संत। उन सभी ने मिलकर एक ताकतवर सील को तैयार करा ताकि जो फिंड्स है उन्हें जंगल में कैद करा जा सके। दरअसल जो फिंड्स होते हैं वो पानी को पार नहीं कर सकते, जो बाकी बचे अंदर के फिंड्स होंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ एक मंदिर है जो कि सेल संत की बनाई हुई दीवारों से बना है और जो फॉक्स संत की फॉग है उसे प्रोटेक्ट करती है। उस मंदिर के अंदर से जो सील है उसे एक्टिवेट करा जा सकता है। दरअसल उस मंदिर के पास एक माउंटेन संत है जो कि खुद उस रेड जोन के पास सभी का वेट कर रहे हैं इकट्ठे होने का। ऐसा हो जाने पर मोरा सिग्नल देंगी हमें बैरियर को एक्टिवेट करने का, पर मैं अगर सभी 6 ब्रेव के साथ आने से पहले हम यहाँ पे मारे गए तो किसी ब्रेव को यहाँ पे रुक के बैरियर को एक्टिवेट करना होगा। जो टेम्पल है यहाँ पे उसके डिवाइस का डुप्लीकेट है, बस आपको इस तलवार को छेद में डालना है और कहना है राइस और फॉग, जिसकी वजह से बैरियर एक्टिवेट हो जाएगा। तभी ये सारी बातें सुनने के बाद वो लोग भी निकल चुके होते हैं। रास्ते में एडलेट फ्लेमी को ब्रेव के साथ लड़ने के लिए बनाने की कोशिश कर रहा था, पर मगर जो उसकी बातें थी फ्लेमी को उकसा रही थी उसे मारने के लिए, पर मगर तभी फ्लेमी के ऊपर हमला हो जाता है और वो करने वाला कोई और नहीं वो नाशितानिया होती है। और जो गोल्डी होता है वो फ्लेमी को मारने की कोशिश करने लग जाता है, मगर जो एडलेट होता है बीच में आ जाता है, उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अभी हमारा लड़का एकदम से फ्लेमी के ग्लव्स को उतारता कहता है कि ये भी हम में से एक ही है, पर मगर नाशितानिया कहती है ये हम में से एक है, पर मगर इसने ही हमारे जैसे को मारा है और ये लड़की ब्रेव किलर है। फ्लेमी कहती कि हाँ मैं ब्रेव किलर हूँ और तुम्हारे जैसे जिनके पास पोटेंशियल था हीरो बनने का मैंने सभी को मार डाला, और नाशितानिया और गोल्डी भी मेरा शिकार थे, पर मगर एटलेट मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम्हारे जैसा भी कोई ब्रेव बन सकता है कभी। एटलेट दूसरे संत ऑफ सन के बारे में पूछता है, पर मगर फ्लेमी को भी उसके बारे में नहीं पता होता। दरअसल फ्लेमी सारे ताकतवर वॉरियर्स को इसलिए मार रही थी ताकि जो गॉडेस ऑफ फेथ है वो कमजोर को चूज कर ले और जो डीमन गॉड है वो वापस से रिवाइव हो जाए उन सभी को मारकर। जहाँ पे हम देखते हैं नाशितानिया और गोल्डी फ्लेमी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मगर हमारा एडलेट बीच में आ जाता है उनके हमलों के और वो कहने लग जाता है मुझे यकीन है गॉडेस किसी भी ऐसे को नहीं चुनेगी जो कि डीमन गॉड को जगाना चाहता है। उसने जरूर मारा होगा, पर मगर डीमन गॉड को जगाने के लिए नहीं, फ्लेमी की कोई बड़ी वजह होगी जिस वजह से उसने ऐसा काम करा। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो डीमन गॉड से बदला लेना चाहती है। जो फ्लेमी है वो हाँ करती है, पर मगर हमारे लड़के के अलावा फ्लेमी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा होता। अभी एटलेट कहता है कि फ्लेमी के लिए मैं तुम दोनों से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी जो नाशितानिया होती है वो कहती है गोल्डी रुक जाओ, और वो खुद भी रुक जाती है। नाशितानिया कहती है मुझे फ्लेमी पे भरोसा नहीं है, पर मगर मुझे एटलेट के ऊपर पूरा भरोसा है। नाशितानिया का एटलेट के ऊपर भरोसा देखकर गोल्डी को अच्छा नहीं लगता, पर थोड़ी देर बाद वो लोग संत ऑफ द माउंटेन में जाने का डिसाइड करते हैं। एटलेट फ्लेमी के पास जाता है, कहता है कि मेरे को शुक्रिया अदा करो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, पर मगर फ्लेमी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं कहा था मेरी जान बचाने के लिए। तभी नाशितानिया एटलेट को देखती है कि वो फ्लेमी से बहुत कंफर्टेबल होकर बात
बात कर रहा है तो वो कहती है अरे अरे रास्ते पे ध्यान दो, कहीं नीचे मत गिर जाना। और तभी हमारा लड़का आगे बढ़ता है, गोल्डी एकदम से खंबे की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है आखिरकार तुमने नशतानिया का दिल को कैसे जीता। हमारा लड़का कहता है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसी बात नहीं है, बस वो मेरे ऊपर भरोसा करती है तो तुम उसका सिर्फ ख्याल रखना। यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए उन्हें बहुत सारे फीट्स दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में बम होते हैं और वो कहीं पे गिरा रहे थे। उन्हें लगता है कि वो टेंपल के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते उन्हें फीट्स का बहुत बड़ा झुंड दिखता है जो कि उन्हें रोकने के लिए आ चुका था। गोल्डीप होता है अकेला उनके ऊपर टूट पड़ता है और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब गोल्डीप को फीट्स ने चारों तरफ से घेर लिया था जहाँ पे नशतानिया उसकी मदद करती है और फ्लेम भी बाकी के फीट्स को मार रही थी। तभी हमारा लड़का निकल चुका होता है टेंपल की तरफ। अब जब वो टेंपल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि टेंपल में बहुत सारे खंबे लग रखे होते हैं। दरअसल इन्हें फीट्स पार नहीं कर सकते, ना ही इन्हें तोड़ सकते हैं। इतनी ज्यादा बमबारी होने के बावजूद भी वो अपनी जगह पे सही खड़े थे। पर मगर हमें वहाँ पे एक औरत को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी घायल होती है। जहाँ पे एथलेट उसकी मदद करने जाता है वो कहती कि मेरे को छोड़ो, तुम टेंपल के अंदर जाओ और बैरियर को एक्टिवेट करो। जो हमारा लड़का होता है उसकी बात मानता है, टेंपल के अंदर जाता है। पर मगर टेंपल को खोलने के लिए वहाँ पे एक चाबी की जरूरत थी। हमारी लड़की के पास चाबी तो होता नहीं तो वो उसे बम से उड़ा देता है और जैसे टेंपल खुलता है उसके अंदर से कुछ जादुई सैनिक बाहर निकलते हैं। हमारा लड़का उनके ऊपर अटैक करके उन्हें आराम से हरा देता है और हम देखते हैं जो वो लड़की जिसने हमारे लड़के को अंदर जाने के लिए बोला था, दरअसल वो एक फेंट होती है जो कि अपना रूप बदल सकती थी और वो भागने लग जाती है। हमारा लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर मगर कोहरा फैलने लग जाता है। एथलेट को पता होता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पे वो टेंपल के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पे तो तलवार पहले से लग रखी होती है। वहाँ पे सारे हीरोज ही पहुंच चुके होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने बैरियर को एक्टिवेट कर ही दिया। हमारे लड़के कहते हैं कि पर मगर मैंने वो नहीं करा, मुझे नहीं पता कि किसने एक्टिवेट करा। जो हमारे हीरोज होते हैं दरअसल अब वो रेड जोन के अंदर फंस चुके थे। गोल्डी इस उम्मीद में स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो बैरियर है वो बंद हो जाए, पर मगर बैरियर बंद नहीं होता। हमारा लड़का सभी को बताता है कि इतिहास में एक और सेल्ट सन था जिन्होंने की ऐसा ही बैरियर बनाया था। जब दुश्मन खत्म होने के कगार में आ गए तो उन्होंने अपना ब्लड को सेक्रीफाइस करा, उस बैरियर को हटा दिया। पर मगर जो वो वाला रूल था यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। नशतानिया इसे देखने के बाद घबराने लग जाती है और वो गुस्से में सारी जगह तोड़फोड़ मचा रही होती है और उसने एक टैबलेट को भी तोड़ दिया होता है। पर मगर तभी उसे फ्लेमी रोक देती है और उसे शांत होने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है और कहती है कि मेरा नाम रोजो है और मैं संत ऑफ द स्वॉर्म हूँ और 6 ब्रेव में से एक। तभी जो एथलेट होता है उसे देख के बहुत ज्यादा खुश आता है और वो कहता है अरे वाह, मेरा नाम एथलेट है और मैं 6 ब्रेव में से एक हूँ और दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर। पर मगर गाइस एथलेट को ही पता होता है जो ये छोटी बच्ची रोजो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो नहीं। पर मगर वो कहाँ मानने वाला था, रोजो को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती और वो कहने लग जाती कि मैं फ्लेमी को मारने वाली हूँ और वो फ्लेमी को मार पाती उससे पहले नशतानिया उसे रोक लेती है और कहती है कि इसे मत मारो, ये भी हम में से एक है और ये भी एक ब्रेव है। पर मगर हम देखते रोजो बात नहीं मान रही होती, वो कहने लग जाती है ब्रेव किलर है। पर मगर तभी वहाँ पर एक लड़की और आ जाती है, दरअसल यही माउंट संत मोहरा होती है और वो रोजो को शांत होने के लिए कहती है। रोजो भी शांत हो जाती है उनकी बात सुनने के बाद। मोहरा कहने लग जाती है कि अभी हमारे पास एक और बड़ी पहेली है जो कि हमें सॉल्व करनी है इससे ज्यादा, और वो एक हंस नाम के लड़के को अंदर बुलाती है। दरअसल ये भी 6 ब्रेव में से एक होता है और यहाँ पे अब टोटल 7 मेंबर हो चुके थे। पर मगर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता ऐसा कैसे है, क्योंकि कहानी के अनुसार यहाँ पे सिर्फ 6 ब्रेव होने चाहिए थे पर मगर यहाँ पे 7 हैं और सबके पास अपने अपने चिन्ह होते हैं। सभी को लग रहा होता है इनमें से एक बहरूपिया है जो कि जरूर डीमन गॉड के साथ मिल रखा होगा। पर मगर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो एथलेट और हैंस होते हैं वो दोनों बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर मगर बार बार वो घूम फिर के टेंपल के पास ही आ जा रहे थे। दोनों वो थक हार के टेंपल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सभी ने फ्रेमी को बंदी बना रखा होता है क्योंकि सभी को उसके ऊपर शक हो रहा था। तभी मोहरो कहती है कि मुझे 2 रास्ते पता चले हैं बैरियर को बंद करने के लिए, पर मगर वो दोनों ही अभी के समय में करना मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिसने बैरियर को चालू करा है वही उसे बंद कर सकता है और उसके मरने पर बैरियर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। रोजो को फ्लेमी के ऊपर शक हो रहा होता है और वो कहने लग जाती है दरअसल जो फ्लेमी है यही कल्प्रेट है और इसके मरने पर बैरियर तो बंद ही हो जाएगा ना, तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। पर मगर हमारा लड़का बीच में आता है और कहता है ऐसा मत करो, ये असली भी हो सकती है, हमें इसकी मदद की जरूरत है। मोहरो कहती है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास से एक अच्छा भी आइडिया है, सब लोग अपने बारे में बताओ जिससे हमें कल्प्रेट के बारे में तो पता चल ही जाएगा कौन कल्प्रेट है। इसकी शुरुआत एथलेट से होती है और हमें पता चलता है कि एथलेट के माँ बाप नहीं है और उसका सबसे ताकतवर खुद को यूं कहना सभी को इरिटेट कर देता है। और हमारे लड़के को ये भी पता होता है दरअसल जो वो मेड लड़की आई थी हमारे लड़के से मिलने प्रिजन में वही नशतानिया थी। धीरे धीरे करके सब लोग आने लग जाते हैं, नशतानिया, गोल्डीव और अब बारी होती है मोहरा की। यहाँ पे हमें पता चलता है जो मोहरा होती है वो हर एक टेंपल की लीडर होती है और उसका काम होता है टेंपल की रक्षा करना और उसका गलत हाथों पे ना पड़ने देना। यहाँ तक कि वो बताती है कि मेरे को अभी तक के 78 संत और उनका चेहरा याद है, पर मगर मेरे को अभी तक फ्लेमी के द संत ऑफ गन पाउडर के बारे में नहीं पता। यहाँ पे अब हम देखते हैं बारी होती है रोसो की, जहाँ पे हमें उसकी बातों से पता चलता है जो रोसो है वो पहले ही फ्लेमी से भिड़ चुकी है और जो
जो फ्लेमी है बड़ी मुश्किल से रोज से अपनी जान छुड़वा के भागी थी। अगली बारी होती है हैंस की। मैं पता चलता है जो हैंस है वो एक असैसिन है, वो दूसरों से पैसे लेता है और लोगों को मारता है। और वो ये बताता है कि दरअसल ब्रेव के लिए उन्हें ही चुना जाता है कि जो कि डीमन लॉर्ड को मारना चाहते हैं या फिर उसे मार सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम काम क्या करते हो। अब बारी होती है फ्लेमी की, जहाँ पे वो कहती है एडलेट मेरा आई पैच को उतार दो। जैसे एडलेट उसके आई पैच को उतारता है हमें पता चलता है कि उसके पहले माथे पे एक सींग था जो कि उसने उखाड़ दिया है और उसकी आंख भी लाल होती है एक। तभी फ्लेमी सभी को बताती है दरअसल वो हाफ ह्यूमन और हाफ फिंट है। और फ्लेमी अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि लगभग 20 साल पहले हमारे गांव में बहुत सारे फिंट्स आ चुके थे, जहां पर उनका एक ही मकसद था, एक ऐसे मोहरे को ढूंढना जो कि डीमन लॉर्ड के जागने पर सारे हीरो के खिलाफ हो सके। जहाँ पे जो फ्लेमी के फादर थे वो एक ह्यूमन थे और फ्लेमी की मदर एक फिंट। फ्लेमी के फादर को फोर्स करा गया कि फ्लेमी की मदर के साथ वो करें। उन्होंने करा भी और जैसे फ्लेमी की मदर प्रेग्नेंट हो गई फ्लेमी के फादर को मार दिया गया। फ्लेमी का जन्म हुआ और उसकी परवरिश फिंट्स के बीच में ही हुई है। यहाँ पे उसके बाद उन्हें डीमन की धरती पे ले जाया गया और उसकी मदर और बाकी सबसे जबरदस्ती गन पाउडर गॉड का मंदिर बनवाया गया, जहाँ से फ्लेमी को उसकी पावर मिली। जिसके बाद फ्लेमी ने डीमन गॉड को जागने में उसकी मदद करी। फ्लेमी कहती है मैं हाफ ह्यूमन और हाफ फिंट हूँ, पर मैं खुद को फिंट ही मानती हूँ और मैं डीमन लॉर्ड की पूजा करती हूँ। मोहरा कहती है कि तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि जो तुम उसे मारना चाहती हो। फ्लेमी कहती है अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो कोई मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करने वाला। पर मगर तभी एडलेट कहता है कि रुक जाओ, दरअसल जो बैरियर है उसे सिर्फ ह्यूमन ही एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्लेमी के लिए वो मुश्किल है क्योंकि वो हाफ ह्यूमन और हाफ फिंट जो है। हैंस कहने लग जाता है कि भूलो मत, उसने उस दीवार को पार करा जो कि फिंट नहीं कर सकती। उसने तो उस दीवार को पार भी करा और वो उसके अंदर भी घुस गई। वैसे मुझे नहीं पता कि कौन सच कह रहा है कौन गलत कह रहा है, पर मगर हमें देखना पड़ेगा कि कौन कल्प्रेट है हमारे बीच में। सेवंथ ब्रेव हम में से कोई भी हो सकता है। पर मगर हांस कहता है मुझे नहीं लगता जो फ्लेमी है वो ब्रेव है, क्योंकि फ्लेमी के पास पूरा मौका था तुम्हें मार के तुम्हारी जगह लेने का, पर मगर उसने ऐसा नहीं करा। अगर वो ऐसा करती तो वो इजिली तुम्हारी जगह ले सकती थी, जिससे सेवंथ ब्रेव का होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सभी लोग एडलेट से कहते कि हमें बताओ आखिरकार कैसे क्या हुआ था और बैरर ऑन कैसे हुआ। जो एडलेट होता है उन्हें सब कुछ बताने लग जाता है और एडलेट की सारी बातें सुनने के बाद हैंस को एडलेट के ऊपर शक होने लग जाता है। पर मगर एडलेट का मानना था कि दरवाजा टूटते साथ ही जो बैरियर है वो चालू हो गया, पर मगर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दरवाजा है अंदर आने का। हैंस बताने लग जाता है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि जब एडलेट अंदर घुसा तो उसके ऊपर सैनिकों ने हमला करा जो कि इस मंदिर के रक्षक थे। एडलेट ने उन्हें मारा और अंदर आके बैरियर चालू कर दिया। सभी लोगों का अब शक एडलेट के ऊपर जाने लग जाता है। एडलेट उन्हें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे क्या हुआ होगा, पर मगर एडलेट की कोई बातें नहीं सुन रहा था। नाशितानिया जो इंजाम होता है उस पर यकीन नहीं कर रही होती। फ्लेमी कहती कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग जो कर रहे हो तुम वो करो। और जो गोल्डी है आपको तो पता ही होगा वो हमारे लड़की को पसंद नहीं करता, और एकदम से गोल्डी हमारे लड़की के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। वो उसे डॉज करता है और सबको अपना खिलाफ देखता हुआ एडलेट फटाफट फ्लेमी को बंदी बना लेता है और वहाँ से निकलने वाला था, पर मगर हांस की फेंकी हुई खंजर उसके पेट में घुस जाती है। पर मगर जाने से पहले उसने बहुत सारे ट्रैप्स को बिछा दिया था लोगों के लिए, जिस वजह से बाकी हीरोज उसका पीछा नहीं कर पाते और हमारा लड़का काफी दूर तक आ चुका था। पर मगर उसका काफी ज्यादा खून निकलने की वजह से वो और आगे नहीं जा पाता। वो कहता है कि जल्दी ही मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना जो फ्लेमी को मैं जहर दे रखा उसका सर खत्म हो जाएगा। और वो अपनी पीठ में से खंजर निकालने की कोशिश करता है, पर मगर वो निकाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। यहाँ पे मोरा हांस एडलेट को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें पता होता है अभी फ्लेमी जिंदा है, क्योंकि किसी ब्रेव के मर जाने के कारण जो ब्रेव ऑफ द सिक्स पाथ का निशान होता है उनमें से एक पंखुड़ी गायब हो जाती है। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ एडलेट को दिखाया जाता है जिससे कि अब होश आ चुका था और अपने वो खंजर की तरफ हाथ बढ़ाता है तो खंजर वहाँ से गायब था। दरअसल फ्लेमी ने उसकी मरहम पट्टी कर दी होती है, वो भी अपने कपड़े फाड़ कर। फ्लेमी कहती है कि अभी भी मेरे को तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम सेवंथ ब्रेव हो। ऐसा बोलते हुए फ्लेमी को ठंड लगने लग जाती है। जो एडलेट होता है उसके लिए आग जला रहा था, पर मैं वो भी नहीं जला पाता। फ्लेमी उसकी मदद करती है अपने गन पाउडर से आग जलाने में। अब हम देखते हैं आग जलने के बाद वो दोनों के दोनों सेवंथ ब्रेव की मिस्ट्री को सॉल्व करने लग जाते हैं। पर मगर वो कितनी भी बातें कर लें, जो सारी सुई होती है शक की वो हमारे लड़के पे ही आके रुक रही थी। वो कहता है चलो कुछ देर के लिए मुझे दोषी ना माना चाहे तो अगर हम फिर से सोचें जिस वक्त बैरियर शुरू हुआ तुम नशतानिया और गोल्डी उस टाइम फील्ड से लड़ रहे थे और जो मोरा और हांस थे वही मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। पर मगर रोजो का क्या, आखिरकार वो कहाँ थी, किसी को पता है इसके बारे में? चाहे चलो मान लो वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर मगर वो भी ये काम नहीं कर सकती तो सेवंथ ब्रेव है शायद वो अलग हो और जो बैरियर को शुरू करने वाला पर्सन था वो अलग हो। वो चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़े और तुम सब लोग मेरे को मिलके मार दो। मैं यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर पर्सन जो कि उन्हें रोक सकता हूँ वो ऐसा करने से मुझे रोक रहे हो। एडलेट कहता है अगर जो मेरी थ्योरी है वो ठीक हो तो मुझे 8th पर्सन को ढूंढना होगा, पर मगर ये काम मेरे लिए अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है। फ्लेमी क्या तुम मेरी मदद करोगी? पर मगर वो मना कर दी थी। एडलेट कहता है चलो कोई बात नहीं, और वो ऐसी बातें करते करते हंसने लग जाता है। वो हंस इसलिए रहा था क्योंकि जो उसकी हालत थी वो काफी ज्यादा खराब होती है, पर मगर
मगर बुरी बात ये होती है कि उसे अपने दोस्तों से बच के ही ये सारे काम करने पड़ेंगे और दुश्मनों के प्लान को नाकाम करना पड़ेगा। फ्लेमी सोचने लग जाती कि पहली बार मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे को इस पर्सन के बारे में जानना चाहिए जो कि एक मामूली इंसान है, पर मगर बस उसके पास कुछ हथियार है, उससे ये इतना ताकतवर कैसे बन गया। एटलेट बताते हैं कि ये सारी चीजें मेरे मास्टर की वजह से उनके ऊपर फिंड्स को मारने का जुनून जाग रखा था और उनकी साइंस की तकनीकें और लड़ने के हुनर की वजह से मैं इतना ताकतवर बना। दरअसल फ्लेमी एस्ट्रो स्पाइकर को जानती है जो कि हमारे लड़के के मास्टर थे, क्योंकि वो ही फ्लेमी के हिट लिस्ट में होते हैं, कि उनकी इतनी कड़ी ट्रेनिंग को आज तक कोई झेल नहीं पाया, पर मगर एटलेट उसे झेल गया। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो राज जरूर होगा। एटलेट बताता है कि एक दिन जो उसका गांव था उसके ऊपर एक डीमन आया जिसने कि उन्हें बताया कि जो ये जमीन है अब से डीमन गॉड की हुई और ये सारे लोग उनके नौकर। अगर किसी ने मना करा तो वो डीमन अगले दिन फिर आएगा और सभी को तबाह कर देगा, पर मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जहाँ पे एटलेट का बेस्ट फ्रेंड मारा गया, एटलेट की बड़ी बहन उसे बचाते हुए मारी गई। एटलेट का पूरा गांव तबाह हो गया और बस एटलेट उसमें बचा था, जिस वजह से एटलेट के अंदर एक जुनून जाग गया था फिंड्स को मारने का और उसके पास ताकतवर होने के अलावा कोई और रास्ता अब बचा ही नहीं था। पर मगर जो एस्ट्रो है उसने उसे सिखाने से मना कर दिया, लेकिन हमारे लड़की के अंदर का जुनून उसे मना कर रहा था यहाँ से जाने से, क्योंकि उसे ताकतवर जो होना था। जो फिंट होता है हमारी लड़की को मार मार के उसकी हालत बुरी कर देता और कहता है कि हंसो अपने ऊपर। एस्ट्रो का मानना ये था कि जो बुरी से बुरी सिचुएशन में हंस जाए उसे ताकतवर पर्सन कोई और नहीं, और हमारा लड़का करता भी ऐसा है, वो हंसना शुरू कर देता है। दरअसल एमी उस विंड को जानती होती है जो कि उनके विलेज में आया था। दरअसल वो 3 फ्लिंट में से एक है जो कि फ्लिंट के ऊपर राज करता है और उसे ये तकनीक पता थी कि कैसे इंसान और फ्लिंट का बच्चा करा जाए। उसी ने फ्लेमी की माँ को भेजा था इंसानों की बस्ती में, जहाँ पे फ्लेमी बताती है मैं अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरी मदर भी मेरे को बदले में बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैंने अपनी माँ के कहने पे बहुत सारे इंसानों को मारा, वही बिना सवाल जवाब करे। पर मगर जो एक सच्चाई है वो मेरे अंदर बहुत टाइम से खटक रही है कि मेरे अंदर इंसानों का गंदा खून है और खुद को प्रूव करने के लिए डीमन गॉड के पास जाने के लिए मेरे को इंसानों में सबसे ताकतवर को मानना था, जो कि कोई और नहीं रोसो थी। मैंने उसे मारने की कोशिश करी, पर मगर बड़ी मुश्किल से मैं खुद की जान बचा के डीमन की धरती पे वापस आई। मेरी नाकामी देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई और मेरी माँ भी, उन्होंने मेरे को मारने का ट्राई भी करा और मुझे उस दिन एहसास हुआ जो मेरी माँ है बस मैं उसकी कठपुतली थी जो कि मुझे नचा रही थी। और उसी दिन से मैंने सोच लिया मैं डीमन गॉड को जान से मार डालूंगी और अपनी माँ को जिंदा लाश बना दूंगी। पर तभी फ्लेमी कहती है कि मुझे यकीन हो चुका है तुम भी 7th ब्रेव हो, क्योंकि तुमने एक बार भी मेरी कहानी के ऊपर सवाल जवाब करा ही नहीं। हमारा एटलेट कहता है क्योंकि मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और क्योंकि मैंने तुम्हें कभी अपना दुश्मन माना ही नहीं। हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों ने ही अपना अपना घर छोड़ दिया है। पर मगर एटलेट उसे क्लियर करते हुए कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फ्लेमी कहती कि चुप हो जाओ और अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, और हम देखते हैं कि वो एक मटेरियल को बनाती है और एटलेट को देते हुए कहती है कि जो ये मटेरियल है तुम इसे किसी के ऊपर मारोगे तो ये फट जाएगा, ना ही इससे आवाज आएगी ना ही इससे धुआं निकलेगा। पर मगर फ्लेमी को पता चल जाएगा कि तुमने इसका यूज करा है और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है वापस। अब फ्लेमी बाकी हीरोज के पास आती है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है अपनी कहानी के बारे में जो कि उसने एटलेट को भी सुनाई थी। पर मगर वो यहाँ पे सभी से एक झूठ बोलती कि एटलेट और फ्लेमी के बीच में फाइट हुई, पर मगर एटलेट बच के निकल गया। लेकिन जो हांस होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि मेरे को तुम दोनों के ऊपर यकीन नहीं है, मेरे को तो लगता है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है आपस में, और जो फ्लेमी तुम हो तुम एटलेट को बचाने का ट्राई कर रही हो। पर मगर तभी उन लोगों के पीछे बात होती कि 2 ग्रुप बाहर जाएंगे एटलेट को ढूंढने के लिए, और जो एक ग्रुप होगा वो यहीं पे इंतजार करेगा क्योंकि जो एटलेट का सामान है वो यहीं पर है और वो अपना सामान लेने जरूर वापस आएगा। पर मगर तभी रोसो कहती कि मुझे बाहर जाना है, मुझे थोड़ा बहुत खेलना है। इसका मतलब जो हांस है वो यहाँ पे अकेला रुकेगा। अब जो नशतानिया और जो गोल्डोव है वो दोनों एक साथ जाएंगी, मोरा और फ्लेमी एक साथ। यहाँ पे सभी के निकलने जाने के बाद जो एटलेट होता है वो भी टेंपल की तरफ निकलने लग जाता है और कहता है कि मुझे एर्थ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। पर मगर जो हांस होता है एटलेट को देख लेता है, उसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हांस एटलेट के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि एटलेट के पास उसका कोई ढंग का हथियार नहीं होता। यहाँ पे हांस एटलेट को नीचे गिराता है और उसके गले में अपना खंजर रख देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। पर मगर एटलेट किसी के लिए काम नहीं करता और ना ही वो 7th ब्रेव होता है तो वो कुछ नहीं बताता। हांस कहता है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तभी एटलेट एक ग्रीन स्मोक ग्रेनेड फोड़ देता है जिसका धुआं दोनों की आंख में घुस रहा होता है और दोनों को दिखाई नहीं देता ढंग से। पर मगर जो हांस होता है वो इतना भी कमजोर नहीं था, वो एटलेट को बिना आंखों से देखे अटैक कर रहा होता है। दरअसल वो एटलेट की मूवमेंट और भागने के साउंड और आसपास हुई हुई हलचलों से एटलेट के ऊपर एकदम सटीक अटैक करने लग जाता है। एटलेट कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे नहीं भाग सकता, तो वो एकदम से अपने सारे हथियार उतारते हुए कहता है कि मैं तुमसे आमने सामने की फाइट करूंगा। हांस को पता होता है कि एटलेट की कोई चाल हो सकती है, तो वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लग जाता है और जो एटलेट था वो यही चाहता था। हांस अभी भी देख रहा होता है, पर मगर एक छोटी सी चीज उसके आंखों से मिस हो जाती कि जो एटलेट की तलवार थी वो शूट भी हो सकती है। एटलेट उसके ऊपर अपनी तलवार को शूट करता है, पर मगर वो जानबूझ के सटीक हमला नहीं लगाता ताकि उसे यकीन हो जाए कि एटलेट
सेवंथ नहीं है। पर मगर हांस को लग रहा होता है जो एथलेट है वो एक और नई चाल चलने वाला है। एथलेट कहते हैं कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं सेवंथ हूँ, अगर मैं सेवंथ होता तो इससे अच्छा मौका मैं नहीं छोड़ता, और जो वो तलवार मैंने मिस करी मैं तुम्हें उससे मार डालता। अब तक जो एथलेट होता है पूरा निहत्था हो चुका था, उसको भी अब एथलेट के ऊपर यकीन हो चुका था कि वो सेवंथ नहीं है, और वो कहता है कि आखिरकार सेवंथ तुम कैसे हो सकते हो, सेवंथ तो मैं हूँ। एकदम से एथलेट डर चुका होता है और अपने ग्रेनेड की तरफ बढ़ने लगता है, पर मगर तब तक जो हांस होता है एथलेट की गर्दन काट चुका था। लेकिन जो एथलेट होता है वो जिंदा होता है। दरअसल एथलेट को लगा कि उसकी गर्दन कट चुकी है, पर मगर जैसी हांस उसके गर्दन के पास आया उसने एक सेकंड पहले ही अपनी तलवार को रोक दिया था, जिसको कि हम आंखों का धोखा कहते हैं, और जो हमारा माइंड होता है उसे लगता है कि वो हो चुका है। हांस कहता है कि दरअसल मैं इंसानी फितरत को जानता हूँ, इंसान झूठ बोलते हैं और वो झूठ बोलने बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, पर मगर मरते इंसान का चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। हांस एथलेट से हाथ मिलाता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सेवंथ नहीं हो, तो आखिरकार आप सेवंथ है कौन। यहाँ पे हमें दूसरी साइड मोरा और फ्लेमे को दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्लेमे वहीं पहुंच चुकी होती है जहाँ पे एथलेट ने पिछली रात गुजारी थी। वो कहती है कि ये यहीं पर था क्योंकि आग के निशान अभी ताजे हैं, पर मगर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है इससे आगे, क्योंकि उसके पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वो पेड़ों पे छलांग मारते हुए आगे गया हो। पर मगर जो यहाँ पे मोरा होती है वो कुछ और ही सोच रही थी। वो फ्लेमी से कहती क्या तुम्हें यकीन था या फिर क्या तुम्हें पता था कि जो सेवंथ है वो होगा आगे जाके। फ्लेमी कहती कि नहीं मुझे नहीं पता। मोरा उसे कहने लग जाती कि जब सब लोग तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहे थे एक अकेला एथलेट था जो कि तुम्हारा साथ देने के लिए वहाँ पे खड़ा था, पर मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं तो हमें एथलेट मिलेगा तो हमें होल्ड बैक नहीं करना, हमें उसे मारना है। यहाँ दूसरी तरफ हमें नाशतानिया और गोल्डीव को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी जगह पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे 6 के 6 ब्रेव्स को मिलना था। वो देखते हैं कि वहाँ बोनफायर जल रखी हो, जिसका ये प्रूफ है जो मोरा और हांस है वो एक साथ थे। दरअसल जो नाशतानिया होती है उसे हांस के ऊपर शक होता है। वो कहती है शायद वो ही सेवंथ ब्रेव हो सकता है, पर मगर गोल्डीव कहने लग जाता है कि तुम्हारे बोलने से ऐसा नहीं हो जाएगा। तभी नाशतानिया गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला देती है, लेकिन उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। यहाँ पे गोल्डीव को भी अभी तक गुस्सा आ चुका था। पहली बार उससे वो सवाल करता है कि आखिरकार नाशतानिया एथलेट पर गोल्डीव से ज्यादा भरोसा करता है, अगर करता है तो वो इसके लिए क्या मायने रखता है। ये सुनने के बाद नाशतानिया थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुकी थी। यहाँ पे वो उसे याद दिलाती है दरअसल दुनिया को बचाने की जंग शुरू हो चुकी है और हमारा एक साथी खतरे में, हमें उसकी जान बचानी चाहिए। दरअसल वो जानती थी गोल्डीव क्या पूछने वाला है, पर मगर उस टॉपिक पे बात करने का यह सही वक्त नहीं है। यहाँ पर एथलेट और हांस मंदिर की छानबीन कर रहे थे और वो जगह जगह देखते हैं, पर मगर उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। और यहाँ पर हम एथलेट को देखते हैं जो कि दीवारों पे स्प्रे छिड़क के कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहा होता है, पर मगर तभी उसे महसूस होता है कि उनके आसपास कोई है और हमारा लड़का वहाँ से जाने लग जाता है अपना सामान को लेकर। पर मगर हांस कहने लग जाते हैं कि जाने से पहले एथलेट क्या तुम मुझे बताओ कि जो बैरियर है उसे शुरू कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं उन सिपाहियों से कभी मिला ही नहीं। ये सुनने के बाद जो एथलेट होता है उसे एक पॉइंट हिट कर जाता है। वो कहता है यहाँ पे सभी को बैरियर के बारे में पता है, पर मगर सिवाय हांस और रोजो को छोड़कर, और एकदम से उसे फिर से किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो एकदम से मंदिर के बाहर जाता है जहाँ पे रोजो उनका वेट कर रही होती है, जहाँ पे एकदम से हांस रोजो को समझाने लग जाता है कि जो एथलेट है वो सेवंथ नहीं है और उसके बारे में उसने खुद ही जांच पड़ताल करी है और उन्हें रोजो से एक सवाल पूछना है सेवंथ का पता लगाने के लिए। पर मगर रोजो कहती है कि अब मैं ऊब चुकी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता आखिरकार हांस तुम सेवंथ हो या फिर एथलेट तुम सेवन हो, मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगी और तुम्हारे बाद मैं सबको मार डालूंगी, क्योंकि मेरे को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है सिवाय मोरा को छोड़कर। रोजो एकदम से काफी सारी उल्टी कर देती है और वो जो उल्टी होती है वो स्वॉर्म मॉन्स्टर में बदल जाती है, क्योंकि रोजो के पेट के अंदर दलदल होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों बसते बसते टेम्पल के अंदर जाने लग जाते हैं। पर मगर टेम्पल का बैरियर उन मॉन्स्टर के ऊपर असर नहीं करता, क्योंकि वो शायद रोजो की उल्टी से बने हैं। तो ऐसा हो सकता है जो बैरियर है वो मॉन्स्टर को ही ब्रेव समझ रहा हो। हंस कहने लग जाता है कि हम इन्हें रोक नहीं सकते, तो हमें इनका सामना ही करना होगा। पर मगर जितना वो उन्हें काटते वो रिजनरेट कर जाते। रोजो कहती है कि हांस मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचाने का एक मौका और देती हूँ कि तुम एथलेट को मार दो, और अगर तुम ही 7 ब्रेव निकले तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगी। पर मगर हम देखते हैं कि वो दोनों इस बात को इनकार करते हुए सोचते हैं कि अगर हम रोजो के खिलाफ लड़े और हम 2 हैं तो हम शायद जीत सकते हैं। पर मगर ये प्लान काफी बेवकूफी भरा होता है, जहाँ पे एकदम से वो सारे मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफी देर तक लड़ने के बाद जो वो मॉन्स्टर होते हैं उनके पार्ट्स खुद को अलग अलग मॉन्स्टर में रिजनरेट कर रहे थे। तो हमारा एथलेट कहने लग जाता है कि हमें इन मॉन्स्टर को छोड़ रोजो के ऊपर हमला करना चाहिए। पर मगर जो ये मॉन्स्टर होते हैं रोजो को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अभी एथलेट के दिमाग में एक प्लान आता है, कहता है कि हांस मुझे बचाओ और 60 सेकंड बाद सब कुछ छोड़ के रोजो की तरफ बढ़ने लग जाना। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों 60 सेकंड के अंदर अंदर यानी कि 1 मिनट के अंदर जितने मॉन्स्टर हो सकते हैं उतने को हराने की कोशिश करते हैं और 60 सेकंड होते ही जो हांस होता है वो रोजो की तरफ बढ़ने लग जाता है और इस बीच जो एथलेट होता है उसके लिए रास्ता बनाने लग जाता है और जो हांस होता है वो रोजो के पास पहुंच ही गया था। पर मगर तभी रोजो अपने पेट के अंदर से एक और मॉन्स्टर को
निकाल देती है और जो मॉन्स्टर होता है हांस को ऊपर उड़ा देता है। पर मगर हांस पीछे जाके गिर पाता उससे पहले एडलेट हांस की एक लात मारता है और जो हांस होता है वो रोजो के पास जाके उसके पेट को बहुत जोर से जकड़ लेता है अपनी तलवारों से और हम देखते हैं कि वो रोजो को पकड़ने में कामयाब रहते हैं, जहाँ पे वो उसका मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो और मॉन्स्टर को बाहर ना निकाल सके। अब वो उसे मंदिर के अंदर रख देते हैं। हमारा लड़का उससे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें बैरियर के बारे में पता था? वो मना कर देती है, जो इसका मतलब कि साइज शक की सुई फिर से फ्लेमी के ऊपर आ चुकी होती है। हांस कहने लग जाता है कि ऐसा हो सकता है कि एडलेट फ्लेमी का प्लान ही था तुम्हें छोड़ देना, पर मगर जो एडलेट होता है ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। इस बात के लिए वो फ्लेमी से बात करना चाहता था। पर मगर हांस से सतर्क करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहे उससे कितनी भी बात कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं जो उसकी पूरी लाइफ वो अंधेरे में बीती है, जहाँ वो ना ही भरोसे ना ही प्यार और ना ही दोस्ती पर यकीन करती है, तो उससे बच के रहना। यहाँ पर एडलेट हांस को एक चीज देता है और वो निकल जाता है वहाँ से और एक जगह पे आने के बाद वो फ्लेमी का दिया हुआ गन पाउडर ब्लास्ट कर देता है। फ्लेमी को इसके बारे में पता चल जाता है और थोड़ी देर बाद वो वहीं पे पहुंच चुकी होती है अपनी गन लेकर। यहाँ पे हम मोरा को देखते हैं जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है हांस के ऊपर, क्योंकि हांस ने एडलेट को जाने दिया था। पर मगर हम देखते हैं हांस मोरा को बताने लग जाता है एडलेट ने पता लगा लिया है 7th ब्रेव के बारे में और वो वही बात यहाँ पे फ्लेमी से करने आ रखा था। और वो कहता है जो बैरियर था वो दरवाजे खोलने पर शुरू ही नहीं हुआ था और ना ही वो तब शुरू हुआ जब हम लोग अंदर गए थे। जैसा कि हम लोग को पता है उस सैनिक ने ही सभी को बैरियर के बारे में बताया था। ऐसा हो सकता है जो वो सैनिक है वो 7 से मिल रखा हो, यहाँ तक कि मोरा को भी बैरियर के बारे में नहीं पता था। इसका साफ साफ मतलब ये है कि 7 और सिपाही मिल रखे हैं और उन्होंने उन्हें गलत तरीका बताया बैरियर को एक्टिवेट करने का, जिसके बाद उन लोग ने मेरे से मंदिर का गेट खुलवाया और दरवाजा खुलते ही उन्होंने पूरे जंगल को कोहरे से ढक दिया, जिससे कि हम लोग को लगे कि बैरियर को कोई एक्टिवेट करके भाग गया। पर मगर हकीकत में तो बैरियर एक्टिवेट हुआ ही नहीं था। बैरियर तब एक्टिवेट हुआ जब हम उसे बंद करने का ट्राई करने लग गए और उसी बीच 7th ने अपना काम कर दिया और एडलेट के ऊपर सारा शक डाल के उसका मिशन पूरा हो गया। फिर दूसरी तरफ नशतानिया को हांस के 7th होने का शक हो रहा होता है, क्योंकि वो बताती है जब सब लोग एक दूसरे के बारे में बता रहे थे जो हांस है उसने नशतानिया को ऐसे प्रिटेंड करा जैसे कि वो मुझे जानता ही ना हो। पर मगर जब हम टेंपल में पहली बार मिले तो उसने मेरे को प्रिंसेस कह के बुलाया, तो वो जान के अनजान बनने की कोशिश आखिरकार कर क्यों रहा है। यहाँ पे फ्लेमी एडलेट को बताने लग जाती कि तुमसे एक गलती हो गई, अगर वो नहीं होती तो तुम्हारी सारी बातें थी वो सच हो जाती। भले ही जो संत की पावर है वो गॉडेस की पावर क्यों ना हो, पर मगर उनकी भी कोई लिमिट होती है उसे यूज करने की। दरअसल जो पूरा जंगल है उसे कोहरे में कोई ढक ही नहीं सकता। इवन जो खुद फॉक्स संत है अगर वो ऐसा करना चाहे तो वो सिर्फ इसे 15 मिनट ही कर सकते हैं, वो भी अपनी पूरी काबिलियत का यूज कर, लेकिन उन्हें ऐसा करने में भी 1 साल लग जाएगा। तो फ्लेमी अपने गन पाउडर का यूज करती है, एक जगह में छोटा सा ब्लास्ट करते हुए दिखाती है कि वहाँ पे बैरियर लग रखे होते हैं जो कि फॉक्स संत ने बनाए थे जंगल को कोहरे से ढकने के लिए। और जो ऐसे कहीं बैरियर है वो पूरे जंगल में जगह जगह फैला रखे हैं और जो इनकी पोजीशन है इन्हें चेंज भी नहीं करा जा सकता, वरना ये काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो एडलेट की सारी कही हुई बातें हैं वो किसी काम की नहीं और वो सारी खोखली हैं। यहाँ पर जो मोरा होती है वो भी हांस को ये सारी बातें बता देती है, पर मगर हांस को अभी भी एडलेट के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि एडलेट ने अभी तक सिर्फ सबको बचाने की कोशिश करी है, ना कि मारने की। मोरा कहती है कि आखिरकार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वो बस हम सारे ब्रेवों के साथ खेल रहा है क्योंकि वो हम सभी के बीच फूट डलवा के हमसे सिर्फ लड़ाई करवाना चाहता है। यहाँ पर फ्लेमी के सामने एडलेट खड़ा होता है और हमेशा की तरह सिर्फ वो स्माइल करने लग जाता है, पर मगर फ्लेमी कहती है कि अब तुम नहीं बच सकते। तभी हमारा लड़का फ्लेमी को बताता है कि अगर मैं मारा गया तो 7th होने का शक तुम्हारे ऊपर आएगा क्योंकि मैं 7th नहीं हूँ। एकदम से जो फ्लेमी होती है वो सन पड़ जाती है। वो कहती है कि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पाती हूँ, तुम्हारा ये सिचुएशन में हंसना और मुझे हर बार बचाना मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, पर मगर मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगी। और वो उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहती है कि मुझे बताओ आखिरकार तुम चाहते क्या हो, और इस बार अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगी। एडलेट कहता है तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि अब सच बताने का टाइम आ चुका है। वो फ्लेमी को बताता है कि मेरा सब कुछ खो देने के बाद मैंने अपने दिल से सोचना ही बंद कर दिया था, बस मुझे ताकतवर बनने की भूख थी। लेकिन ये सच बात नहीं है, कोई भी अपने दिल के जज्बातों को छुपा नहीं सकता। एडलेट फ्लेमी को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। उसे इस बात का एहसास ना तब हुआ जब उसने उसे पहली बार देखा, ना ही जब फ्लेमी के ऊपर ब्रेव्स कलर होने का आरोप लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास सिर्फ अभी हुआ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आखिरकार तुम 7th हो या फिर कोई और, पर मगर जो मेरा प्यार है वो तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा और तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन हमेशा रहोगी। फ्लेमी कहती कि डीमन गॉड को हराने के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे, ना ही मेरे को डीमंस अपनाएंगे ना ही ह्यूमंस। एडलेट उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा, क्या मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होने के बावजूद अपना एक घर नहीं बना सकता तुम्हारे लिए। फ्लेमी बहुत ज्यादा शौक हो चुकी होती है और उसी शौक के बीच में वो एडलेट के ऊपर फायर कर देती है और कहती है कि मेरे को लगता है कि तुम अब मेरे सच में दुश्मन बन चुके हो। सभी ने गन फायर की आवाज सुन ली थी और सब लोग उधर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे फायर हुआ था। यहाँ पर मोरा कहती कि हांस अब तुम रोजो की निगरानी में रहोगे और वो अपनी माउंटेन संत का पावर का यूज करती है और सभी के
पास की पावर पहुंच जाती है और वो झूठ कहती है कि जो एडलेट है उसने हांस के ऊपर हमला करके उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया है। जहाँ पे भी तुम्हें एडलेट मिले उसे जान से मार डालो। पर मगर जो हांस होता है उसे रोकने की कोशिश करता है। तो जो रोजो होती है अपनी एबिलिटी का यूज करके उसके हाथ को पकड़ लेती है। यहाँ पे जो फ्लेमी होती है उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचता, वो एडलेट के ऊपर लगातार फायर करने लग जाती है। और जो नाशतानिया होती है वो तो पागल सी ही हो जाती क्योंकि उसका यकीन टूट चुका था एडलेट के ऊपर और वो कहती कि एडलेट अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। यहाँ पे फ्लेमी सबको फायर करती है और बताती कि एडलेट उसके पास है। और मगर एडलेट कह रहा होता है कि प्लीज फ्लेमी टेंपल की तरफ जाओ, मोराकसस तुम्हारे सामने आ जाएगा। हांस बिल्कुल सही सलामत है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं करा। लेकिन फ्लेमी उसकी बात नहीं सुन रही होती। एडलेट के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चुनौती हो रही थी कि वो फ्लेमी के गन पाउडर को कैसे ब्लॉक करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर जो होते हैं तो वो धुएं के ऊपर कुछ निडल फेंक के मारता है और वो फ्लेमी के जाके लग भी जाते हैं। पर मगर वो भागता नहीं, क्योंकि अगर वो भागा तो वो गलत ठहराया जाएगा। तो वो वहीं पे खड़ा होकर फ्लेमी को सच बताने की कोशिश करता है। पर मगर फ्लेमी नहीं सुनती क्योंकि उसका जो डार्क पास था उसकी वजह से वो एडलेट क्या वो किसी और के ऊपर ही भरोसा नहीं करने वाली। एडलेट फ्लेमी की तरफ बढ़ने लग जाता है पर मगर फ्लेमी के फेंके हुए बम उसे बहुत दूर उड़ा देते हैं। तब तक वहाँ पे मोरा भी आ जाती है जो कि एडलेट के ऊपर हमला करने लगती है। अब जो हमारा एडलेट होता है उसे दो ताकतवर ब्रेव से अपनी जान बचा के भागना पड़ रहा होता है। एडलेट सबको बताते बताते बहुत ज्यादा थक जाता है। जहाँ पे वो एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है पर मगर वो तब भी नहीं भागता, वो उनके सामने खड़ा रहता है। मोरा एडलेट को मार पाती उससे पहले फ्लेमी गोली चला के मोरा को रोक देती है क्योंकि एडलेट ने पहले ही सरेंडर कर दिया होता है। एडलेट बताता है कि मेरे मर जाने के बाद तुम सब लोग फ्लेमी के ऊपर ही शक करोगे, इससे पहले मैं मारा जाऊं मैं फ्लेमी की बेगुनाही का सबूत तुम सबको देना चाहता हूँ। जहाँ पे तभी हमारा लड़का उन सभी को एक दवाई दिखाता है और कहता है कि इसे किसी भी चीज में छिड़कने से वो पता चल जाएगा कि किसने शील्ड को छुआ है और किसने नहीं। अब हम देखते हैं कि वो फ्लेमी के बुलेट के ऊपर काम कर रहा होता है। पर मगर वो बताते हैं जब मैंने इसे बैरियर के ऊपर टेस्ट करा तब मुझे कोई से भी सबूत नहीं मिले कि फ्लेमी ने बैरियर को टच करा है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि फ्लेमी निर्दोष है। और जो ये बात है मैंने हांस को ही बताई है। फ्लेमी बहुत ज्यादा हैरान होती है कि वो अभी भी उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। पर मगर मोरा को गुस्सा आने लग जाता है। वो कहती है कि जो तुम्हारी ये बकवास है कोई और सुने और तुम्हारे ऊपर भरोसा करे उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। पर मगर फ्लेमी को हमारे लड़के के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका होता है। जहाँ पे वो उसे मोहरा से बचाती है और वो रोते हुए कहती कि पहली बार किसी ने मेरे ऊपर भरोसा करा है। लेकिन मोहरा उसके ऊपर अटैक कर पाती उससे पहले हमारा लड़का फ्लेमी को पकड़ के वहाँ से भागने लग जाता है। वो लोग मोहरा से बच के यहाँ से निकल जाते पर मगर नाशितानिया पीछे से उनके ऊपर अटैक कर देती है। नाशितानिया को कोई अब समझा नहीं पाए क्योंकि अब वो तो पागल सी हो चुकी होती है। नाशितानिया बहुत सारे ब्लेड को हमारे लड़के की तरफ फेंकती है पर मगर फ्लेमी उससे बचा लेती है। लेकिन नाशितानिया उन्हें मारने का कोई सा भी कसर नहीं छोड़ रही होती और जो गोल्डीव है जो उसकी राजकुमारी करेगी वो तो वही करेगा। वो फ्लेमी के ऊपर अटैक कर देता उसे मारने वाला होता है पर मगर हमारा एडलेट बीच में आके फ्लेमी को बचा लेता है। एडलेट फ्लेमी एक दूसरे को बचा रहे होते हैं काफी ज्यादा। गोल्डीव कहता है कि आखिरकार फ्लेमी एडलेट को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। मोरा कहने लग जाती है जो एडलेट है उसने फ्लेमी को अपनी बातों में फंसा लिया है। फ्लेमी हमारे लड़के को कहती कि यहाँ से निकलो और तुम्हें भी अपनी बेगुनाही को साबित करना है सबके सामने। हमारा लड़का वहाँ से निकल जाता है और मंदिर के पास आकर हांस को ढूंढने की कोशिश करता है पर मगर हांस को वो ढूंढ पाता उससे पहले नाशितानिया उसको ढूंढ के उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। हमारा लड़का स्मोक फैलाकर वापस जंगल में भाग जाता है पर मगर नाशितानिया से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा होता। यहाँ पे नाशितानिया के ब्लेड ने एडलेट को बहुत ज्यादा घायल कर दिया होता है अब तक और उसका बहुत ज्यादा खून निकल चुका था। उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही होती है जहाँ पे वो अब बिल्कुल मूव करने की हालत में नहीं होता। नाशितानिया उसके पास आती है और उसके ऊपर एक निडल से हमला करने वाली होती है पर मगर हमारा लड़का अपने दोनों हाथों से उसके अटैक को रोक के उसके मुंह पे लात मार के आगे बढ़ जाता है। वो अपना सारा सामान ही फेंक देता है, उसे बस कहीं पे पहुंचना था पर मगर बीच में गोल्डीव आके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। भाई साहब कसम से समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा इस एनिमे में। कोई नहीं, एनिमे का वैसे एंड होने वाला है, थोड़ा आगे और देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर गोल्डीव एडलेट को इतनी जोर से धक्का मारता है कि वो एक मरे हुए फिंड के पास के गिरता है। दरअसल एडलेट यहीं पे आना चाह रहा था और वो कहते कि तुम्हारा शुक्रिया गोल्डीव। यहाँ पर मोरा फ्लेमी को पकड़ के आ चुकी होती है और जो नाशितानिया होती है वो कहती है गोल्डीव इसे मार डालो पर मगर गोल्डीव कहता है कि मेरे को इसकी पूरी बात सुननी, आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। तभी वहाँ पे रोजो और हांस भी आ जाते हैं। हांस को देखने के बाद एकदम से जो नाशितानिया होती है वो कहती है अरे हांस तो ठीक है। एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। लेकिन मोरा को भी अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर मगर आगे लड़ने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एडलेट ने सारी पहेली को सुलझा लिया होता है। एडलेट बताते हैं कि सबसे पहले हमें बैरियर को शुरू करने का गलत तरीका बताया गया मगर ये बात सच है कि हमारे अंदर जाने के बाद बैरियर शुरू किया गया और जो उससे पहले कोहरा था वो 7th का फैलाया गया था। लेकिन हमें पता है कि फॉक्स संत के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इतना बड़ा कोहरा फैला सके पर मगर एक पर्सन है जो ये कर सकती है और वो सभी को समझाता है कि जैसे कि हम जानते हैं जो टेम्परेचर होता है उसके बढ़ने की वजह से पानी भाप बन के हवा में उड़ जाता है और वहीं जब टेम्परेचर कम होता है तो वो पानी वापस आता है और हवा में तैरने लग जाता है जिसे हम कोहरा कहते हैं। हमें सफर के दौरान पता
पता चला था कि 1 महीने पहले जो सन ऑफ सन थे वो गायब हो चुकी हैं। तो इसका सारा शक है वो फ्लेमी के ऊपर जाता है, पर मगर 3 महीने पहले फ्लेमी को धोखा मिल जाने के कारण उसने ब्रेव्स को मारना छोड़ दिया। तो ऐसा हो सकता है जो 7th है उनके साथियों ने मिलकर व्यूरा यानी कि सन ऑफ संत को किडनैप कर लिया और उसे ब्लैकमेल करा उनकी मदद करने के लिए। व्यूरा ने यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसलिए जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई। जो किले के सिपाही हैं वो भी 7th के साथ मिल रखे हैं, जिन्होंने कि हमें बैरियर को एक्टिवेट करने का गलत तरीका बताया और 6 ब्रेव में से किसी को भी सही तरीका पता नहीं था बैरियर को खोलने का। और पता भी कैसे होता, जिस राजा ने इस बैरियर को बनाया उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। इसके बाद उन सभी ने फिएंड्स का इस्तेमाल करा हमारे ऊपर हमला करवाकर और उन्होंने मेड से गेट खुलवाया। गेट के खुलते ही उन्होंने रियोरा को मार डाला, जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर गिर गया और कोहरा छाने लग गया। जाहिर सी बात है इतना सारा प्लान करने के लिए उन्हें एक सिग्नल की जरूरत थी और वो जो सिग्नल था उसे फिएंड ने दिया, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पे आई थी ह्यूमन के भेस में। और जैसी कोहरा फैला हम लोग को लग गया जो बैरियर है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसी के बाद जो 7th है वो हम लोग के बीच आया और उसने हमारे बीच में फूट डालना शुरू कर दी और उसने वेट करा कि शक कब एडलेट के ऊपर आ जाए और कब सब लोग मिलके एडलेट को मार डालें। पर मगर एडलेट की थ्योरी कितनी सच्ची है वो तो व्यूरा की लाश ही साबित कर सकती है। वैसे जो ये जंगल है तो काफी बड़ा, लेकिन यहाँ पे छुपाने की ज्यादा जगह नहीं है। सिग्नल को समझने के लिए वो मंदिर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। अगर वो व्यूरा की लाश को दफनाए तो इसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे रोजो है उसे पता चल जाता अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो सवाल ये उठता है आखिरकार उसकी बॉडी है कहाँ पर। तभी हांस कहता है कि 1 मिनट रुको और हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े विंड के पास जाता है और कहता है इस तरीके से एक कील को भूसे के अंदर छुपाया जा सकता है, उसी तरीके से डेड बॉडी को डेड बॉडी के अंदर ही छुपाया जा सकता है। वो कहता है जो ये विंड है इसे तो हमने मारा ही नहीं। और हम देखते हैं हांस उसके पेट को फाड़ता है और उसके अंदर से रियोरा की डेड बॉडी को बाहर निकालता है। रियोरा की डेड बॉडी देखने के बाद जो मोरा होती है उसे भी यकीन हो जाता है एडलेट की बेगुनाही पर। और मगर अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि 7th आखिरकार है कौन। सब लोग एडलेट के मुंह से सुनने के लिए बेकरार हो रहे होते हैं। अब जो सारे ब्रेव होते हैं उनका शक मोरा के ऊपर जाने लग जाता है, पर मगर तभी रोजो कहने लग जाती है जो मोरा है वो 7th ब्रेव नहीं हो सकती। जब मैं मंदिर की सीढ़ियों से टकराई तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। हंस कहता है कि उसके अंदर हमें 2 टैबलेट और एक मंदिर की तलवार मिली, जिनमें से एक टैबलेट के ऊपर बैरियर को एक्टिवेट करने के बारे में लिखा था, जहाँ पे पहले बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए पहले तलवार को निकालना था, उसके ऊपर खून की बूंदे चढ़ानी थी और फिर उस पत्थर को तोड़ना था। यानी कि जिसने पहले पत्थर को तोड़ा वही 7th ब्रेव था और नाशतानिया ने पत्थर को तोड़ दिया था, जैसे कि आपको याद होगा। तो इसका मतलब 7th कोई और नहीं नाशितानिया है। नाशितानिया खुद को निर्दोष बता रही थी और जो गोल्डीव होता है इस पे भरोसा नहीं कर रहा होता। दरअसल भरोसा तो हमारा लड़का एडलेट भी नहीं कर पा रहा होता, पर मगर तभी उसे याद आता है कि मंदिर की तरफ भेजने वाला उसे कोई और नहीं नाशितानिया थी। सारी सिचुएशन को देखते साथ नाशितानिया कन्फेस कर ली थी कि वही 7th है। दरअसल वो पहले से ही जानती थी कि जमीन के नीचे वो बक्सा है जिसके अंदर 2 टैबलेट और एक स्वॉर्ड है, पर मगर नाशितानिया ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके ऊपर बैरियर को एक्टिवेट करने का तरीका लिखा होगा। नाशितानिया ये भी बताती है कि मेरे पास गोल्डीव और एडलेट को मारने का पूरा मौका था, पर मगर मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि मेरे प्लान को एक्टिवेट करने के लिए मेरे को एक बेवकूफ बकरी की जरूरत थी और वो कोई और नहीं एडलेट था। ऐसे मैं तुम लोग को बता दूं, मैं डीमन लॉर्ड का खात्मा नहीं चाहती, ना ही मैं फीड्स का खात्मा चाहती हूँ। मैं तो बस शांति चाहती हूँ जहाँ पे डीमन गॉड, फीड्स और इंसान साथ में रहें। इसीलिए मैं तुम सभी 6 के 6 ब्रेव्स को मार कर डीमन गॉड को जगाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं डीमन गॉड को इंसानों को मारने से रोक सकती हूँ और मैं इंसानों और फीड्स को एक करना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है कुछ काम करने के लिए कुछ मौतें तो होगी ही। मेरा मतलब कुछ मौतों से 5 या फिर 7 लाख लोगों से है। हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर नाशितानिया की गर्दन को उड़ा देते हैं, पर मगर वो नाशितानिया की असली बॉडी नहीं होती। सभी लोग नाशितानिया को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं, पर मगर जो एडलेट होता है वो खुद को संभाल नहीं पाता, उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। एडलेट को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता कि नाशितानिया 7th ब्रेव है। यहाँ फ्लेमी उसके चोटों की मरहम पट्टी करती है। एडलेट उससे पूछता है क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? फ्लेमी थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि जब भी तुम मेरे आसपास होते हो तो मेरे को जीने की चाह होने लग जाती है। फ्लेमी के मुंह से ये सारी बात सुनने के बाद एडलेट बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो देखता है खुद को टेंपल के अंदर, जहाँ पे उसके बगल में मोरा बैठ रखी थी, जहाँ पे हांस उसे बताने लग जाता है नाशितानिया बैरियर को तोड़ के भाग चुकी है। गोल्डीव अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया है नाशितानिया का धोखा देने के बाद। ये सब सुनने के बाद हमारा लड़का फ्लेमी से मिलने आता है। फ्लेमी कहती है क्या तुम उठ गए हो? वो कहता है कि हाँ, पर मगर फ्लेमी कहने लग जाती है कि मुझे माफ करना, जो तुम्हारी फेवरेट गर्ल है वो 7th निकली। हमारा लड़का कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो? फ्लेमी कहती है कि प्लीज मेरे से बात मत करो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें फेस कैसे करूं, जबकि तुम 7th नहीं थे और मैं तुमसे लड़ाई करती इस बात को लेकर। हमारा लड़का उसे कहने लग जाता है बस मुझे 2 चीजों के बारे में पता है, एक तो तुम हमारे साथ चल रही है और फाइट करोगी, वो हाँ करती है, और वो कहता है दूसरी बात ये है क्या तुम मेरे साथ रह के आगे बढ़ना चाहती हो? फ्लेमी ब्लश करते हुए हाँ करती है। हमारा लड़का खुश होते हुए कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे। हम देखते जो 6 ब्रेव होते हैं आपस में मिल जाते हैं और काफी बड़ी स्माइल कर रहे होते हैं, पर मगर तभी वहाँ पे एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं
बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। दरअसल एडलेट इस लड़की को जानता होता है। वो कहते हैं अरे रोलोनिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है एडलेट को हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, मुझे पता था कि तुम चूजन वन होगे। और वो दोनों हाथ मिलाने वाले होते ही है, पर मगर तभी एकदम से हम देखते हैं फ्लेमी को जेलेसी होने लग जाती है और वो कहती है आखिरकार ये लड़की है कौन। रोलोनिया कहती है अरे मुझे माफ करना, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा। और वो सबको खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है मेरा नाम रोलोनिया मार्चिंता है और मैं ब्लड संत हूँ और ये भी द ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर में से एक है। यानी कि अब ये फिर से साथ हो चुके हैं और इनके बीच में अभी भी एक बहरूपिया छुप रखा है। ये हमें उसी फिंट को दिखाया जाता है। वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है अब मेरी चांस आ चुकी है। और उसके आसपास बहुत सारे फिंट होते हैं। क्वाइन बियर के राजा होते हैं, वो भी अपने सैनिकों के साथ पहुंच चुके थे और कहते हैं मुझे पता चला कि अचानक से जो बैरियर है वो एक्टिवेट हो गया और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए टाइम नहीं है, पर मगर यहाँ पे 2000 फिंट्स आ रहे हैं हमारी तरफ बहुत जल्दी ही, पर मगर इनके पास अब टाइम नहीं है कि वो बैरियर का पता लगाएं। एडलेट किंग से कहता है कि प्लीज आप बैरियर को एक्टिवेट कीजिए और एडलेट यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर अब किसी को भी शक नहीं होता। सब लोग अब डीमंस की धरती की तरफ निकल चुके होते हैं डीमन गॉड का खात्मा करने के लिए, जिसके साथ गाइस हमारा सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। और मैं आप लोग को बता दूं जो ये एनिमे है ये 2015 का है और अभी तक इसका सीजन 2 नहीं आया है, यानी कि 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 10वां लग रखा है। अगर इसका सीजन 2 आया तो हम उसे भी कवर कर लेंगे, बाकी तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो अगर आपको एक कमाल की स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं ऐसी कमाल की स्टोरी के साथ, तब तक ले बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।